हेलो एवरीवन। आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 2 जो कि हमारा चैप्टर 2 है। ये देखिए, ये यूनिट 2 के बारे में भी इसमें जानकारी दिया जाएगा। यूनिट 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी हम डायग्राम के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, जैसे कि आपके सामने में यूनिट 2 दिख रहा है, प्रशीतन की ऊष्मागतिकी गतिकी। ओके, तो इसी को समझने के लिए हम लोग कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस का हेल्प लेकर के हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है एक्चुअली। देखिए, आप सभी को ये चीज़ की जानकारी होगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ के स्टेटमेंट को भी हम पढ़ लेते हैं कि ये वैसा ही लिखा है कि नहीं। और इसके आगे होता है, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो देखिए स्टेट 1 लिखा हुआ है, ये स्टेट 2 लिखा हुआ है यहाँ पर है। एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट possess a state variable called the internal energy E between any two equilibrium states. The change in internal energy is equal to the difference of heat energy into the system and work done by the system. Okay, तो यहाँ पर देखिए हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और ये वर्क डन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी जो रहता है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हो जाता है, बट ये कभी भी ना तो ये इसका जनरेशन होता है, ना तो इसका जनरेशन होता है, ना तो ये कभी डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्ट होता है। ओके, ये कभी ना तो जनरेट होता है ना तो डिस्ट्रक्ट होता है। ओके, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया एनर्जी का इक्वेशन E2 माइनस E1। तो E क्या है? E2 माइनस E1 ये इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट 1 एंड स्टेट 2 है। Q जो है ये इंटरनल एनर्जी हो गई, और W जो है ये हो गया, सॉरी Q जो है ये हीट ट्रांसफ़र हो गया, और W जो है ये वर्क डन हो गया। ओके, आइए अब हम लोग अगला फिगर अब हम देखते हैं। देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये केल्विन प्लैंक्स भी अपने तरीके से इसे डिफाइन करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन विच ऑपरेट्स इन साइकिल हुज सोल इफेक्ट इज टू कन्वर्ट हीट इनटू इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। तो केल्विन प्लैंक्स ने सेकंड लॉ को थोड़ा डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन किया है, बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। ओके, कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी एक ऐसे साइकिल को प्रिपेयर करना, कोई भी एक ऐसे साइकिल को तैयार करना जिस साइकिल में जितना हम नेट इनपुट देंगे उतना ही नेट हमें आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो जब भी हम कोई भी साइकिल को जब भी हम देखते हैं तो उसमें हम जितना भी इनपुट देते हैं उतने ही बराबर मात्रा में हमें आउटपुट नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत से लॉसेस होते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन में लॉसेस होते हैं, जब एनर्जी कन्वर्ट होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो कन्वर्जन में बहुत से लॉसेस होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, जो कि हम वापस उसे रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, रिकवर नहीं कर सकते वो सब एनर्जीज को। वो एक बार जो लॉस हो गया वो लॉस हो गया। ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्लियर है कि ऐसा साइकिल बनाना इम्पॉसिबल है जो कि नेट जितना हम इनपुट देंगे उतने ही बराबर अमाउंट में हमें आउटपुट देगा। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो है यहाँ पर ये टेम्परेचर है T, यहाँ पर M यहाँ पर दिया हुआ है ना, मशीन, और ये है वर्क डन। ओके, Q जो है ये हीट है ना, हीट ट्रांसफ़र है। तो टेम्परेचर जैसे यहाँ से जितना जा रहा है मशीन में, मशीन बराबर उतनी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अपना वर्क यहाँ पर ये वर्क दे रहा है। ओके, बट ये एक इमेजिनरी साइकिल होता है, ऐसा एक्चुअल में नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत से लॉसेस होते हैं, और लॉसेस के कारण से हमें ये उतनी बराबर सेम मात्रा में हमें एनर्जी नहीं मिल पाता है। ओके, ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए अब हम देखते हैं, ये हो गया क्लासियस स्टेटमेंट। ओके, क्लासियस स्टेटमेंट क्या है? देखिए, हीट कैन स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन विदाउट एक्सटर्नल वर्क बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम, एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर। ओके, तो देखिए नेचुरली क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा हायर बॉडी टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमेशा फ्लो होता है। ओके, मतलब उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर में हमेशा वो
फ्लो होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ये तो हो गया नेचुरली, ओके, जो हमेशा होता आया है। बट अगर मान लीजिए कि अगर हमें टेम्परेचर को अगर लो टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर की ओर में अगर ट्रांसफ़र करना है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक वहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट को इंस्टॉल करना होगा। उस एक्सटर्नल एजेंट को हम बोलेंगे रेफ्रिजरेशन। ओके, जब हमें टेम्परेचर को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ में हमें ट्रांसफ़र कराना हो, शिफ्ट कराना हो, तो हमें रेफ्रिजरेटर का हमें हेल्प लेना होता है, जो कि एक ऐसा मशीन है जो कि टेम्परेचर को लो से हाई की तरफ में फ्लो कराता है। ओके, तो यही है क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस ने ये कहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि टेम्परेचर जो है लो से हाई की ओर ट्रांसफ़र हो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट बहुत ही ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगले अपने थर्ड स्टेटमेंट के तरफ में। देखिए केल्विन प्लैंक्स का भी ये स्टेटमेंट है। अभी हमने देखा कि मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अगर तापमान जो है या उसका वर्क जो है बराबर मात्रा में जितना इनपुट हो रहा है उतना ही आउटपुट मिल रहा है, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्वायर टेम्परेचर जितना हम दे रहे हैं इंजन से उतनी वर्क डन निकल रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए रिजर्वायर से रिजर्वायर से जितना हीट निकल रहा है और ये वर्क डन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। और ये इंजन से जब ये बाहर की ओर बना हुआ एरो, तो मतलब ये इंजन क्या कर रहा है, आउटपुट कर रहा है। और यहाँ पर इंजन इनपुट कर रहा है, यहाँ पर इंजन क्या कर रहा है, आउटपुट कर रहा है वर्क को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए टेम्परेचर हाई है ना, हीट जो है हॉट जो है नीचे की ओर गया, और यहाँ पर देखिए वर्क किया, वर्क के बाद में लो टेम्परेचर या लो हीट, देखिए टेम्परेचर लो TL लिखा हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर हॉट या हीट या हाई लिखा हुआ है TH। ओके, तो यहाँ पर हाई से लो की तरफ में फ्लो हो रहा है। ओके, केल्विन प्लैंक्स में, और यहाँ पर वर्क डन भी हो रहा है। और यहाँ पर क्या बताया था केल्विन ने कि बराबर मात्रा में जितना नेट इनपुट देंगे उतना ही बराबर आउटपुट हमें मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब एनर्जी कन्वर्ट होता है तो उसमें भी बहुत से कन्वर्जन्स में एनर्जी जो है लॉस होती है। ओके, आइए अब नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। ये है हमारे 3 बेसिक इक्विपमेंट्स, पहला है हीट इंजन, दूसरा है रेफ्रिजरेटर और तीसरा है हीट पंप। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 टर्म को हम बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। एक होता है सोर्स को बोलते हैं हम हॉट बॉडी। ठीक है, जो कि जिसका कि तापमान जो रहता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, हॉट रहता है, हाई रहता है। ओके, और एक होता है सिंक। ठीक है, सिंक का तापमान हमेशा लो रहता है एज कंपेरिजन टू सोर्स, और हमेशा नियम क्या कहता है कि हमेशा हाई से लो की ओर टेम्परेचर जो होता है फ्लो होता है, मतलब कि सोर्स से सिंक की तरफ में टेम्परेचर जो है फ्लो होता है, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ में टेम्परेचर जो है फ्लो होता है। तो हीट इंजन क्या होता है, एक ऐसा इंजन जो कि हीट को कन्वर्ट करके वो क्या करता है, किसी दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है और वर्क करता है। ओके, जैसे हीट इंजन हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि बॉयलर क्या हो गया, हीट इंजन हो गया। ओके, तो बॉयलर में क्या होता है कि हम हीट वहाँ पर हम बॉयलर के नीचे हम देते हैं कंबशन प्रोसेस के माध्यम से, और वहाँ पर बॉयलर के अंदर में जो लिक्विड जो रहता है, वाटर जो रहता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जो रहता है, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसको जब हम कंटिन्यूस हीट करते रहते हैं तो उसका जो तापमान जो है वो क्या हो जाता है, और ज़्यादा होता है, और तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ करके उसका जो प्रेशर जो रहता है स्टीम का, वाटर वेपर का जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 6 बार 7 बार के आसपास हो जाता है। बार जो है प्रेशर की यूनिट होती है। ओके, और उतने हाई प्रेशर के स्टीम को हम क्या करते हैं, टरबाइन के ब्लेड्स में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बहुत ही स्मॉल ओपनिंग से। टरबाइन हालांकि बहुत बड़े बड़े साइज़ के रहते हैं, बट जो एग्जिट जो होता है, स्टीम जो एग्जिट होता है बॉयलर से, वो बहुत ही छोटे से इम्पिंज से होता है, बहुत ही छोटे से होल से होता है। वो क्यों होता है, छोटा सा होल को हम जेट भी कहते हैं, इम्पिंज भी कहते हैं। ओके, क्यों होता है, क्योंकि बहुत छोटे से होल से जब वो एग्जिट होता है तो उसका जो प्रेशर जो है, उसकी जो तीव्रता जो है, उसकी जो इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। ओके, और टरबाइन के ब्लेड को वो रोटेट करने में कैपेबल होगा, हाई स्पीड में रोटेट करने में कैपेबल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे बहुत ही छोटे से होल से हम उसे पास कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया आपका हीट इंजन।
जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में टेम्परेचर को ट्रांसफर कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं ये कोल्ड बॉडी का हम एग्जांपल को देखते हैं। कोल्ड बॉडी देखिए रेफ्रिजरेटर में लिखा हुआ है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ में तापमान जो है फ्लो हो रहा है। तो ऐसे के लिए देखिए क्लासियस स्टेटमेंट को ये प्रूफ करता है। देखिए कोल्ड से अगर हाई में अगर हमें लेकर के जाना हो टेम्परेचर, तो हमें वहाँ पर इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें वहाँ पर रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता पड़ेगी टेम्परेचर को, जो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ में फ्लो कराता है। ओके, तो यहाँ पर वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर देखिए लिखा हुआ है, वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है। ओके, कूल से हाई की तरफ जा रहा है, कूल से हॉट की तरफ में ये शिफ्ट हो रहा है टेम्परेचर जो है। ओके, तापमान जो है शिफ्ट हो रहा है रेफ्रिजरेटर के माध्यम से। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर होता क्या है इसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है और आज के लेक्चर में भी हम देखेंगे। अब है तीसरा हीट पंप। ठीक है, हीट पंप में भी सेम होता है। यहाँ पर देखिए वर्क जो है हमें इनपुट देना होता है पंप में। ठीक है, और यहाँ पर भी कोल्ड टेम्परेचर से हॉट हाई टेम्परेचर की तरफ में टेम्परेचर फ्लो होता है Q1 से Q2 की तरफ में। ये हो गया आपका हीट पंप। ओके, ये हो गया कि आपका हीट पंप हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए हीट पंप में भी सेम रेफ्रिजरेटर की तरह ही होता है, बट हीट पंप क्या होता है बहुत लंबे टाइम के लिए ये काम नहीं आ पाता। हीट पंप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के लिए हीट पंप का काम लिया जाता है। ओके, आइए अब हम अपने थ्योरी पार्ट के तरफ में अब हम मूव करते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन जो कि हमारा सेकंड यूनिट है, तो इसमें देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देख लिया है। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, थ्रू इट मे बी मेड टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स सिमिलरली। Energy can neither be created nor be destroyed, only it can change from one form to another form. The sum of all energy in a system is found to remain always same. Okay, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि एनर्जी कभी भी ना तो जनरेट होता है नाइदर बी क्रिएटेड, वो कभी क्रिएट नहीं होता है और कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हमेशा जो उसका सम जो रहता है ना, कितना क्रिएट हुआ, कितना डिस्ट्रॉय हुआ, कितना कन्वर्जन में लगा, जो उसका सम जो रहता है वो हमेशा एक बराबर रहता है, सेम रहता है, एक जैसा रहता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज ए थर्मोडायनेमिक साइकिल देन द नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ओके, इंटीग्रल डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल डब्लू। तो यहाँ पर जो चेंज ऑफ साइकिल जो है इक्वल्स टू वर्क डन है। ठीक है, इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ फॉर ऑल कंप्लीट साइकिल। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन जो है वो है Q इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्लू। Q जो है हीट सप्लाइड है, W जो है वर्क डन है और डेल यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ओके, डेल मतलब होता है चेंज और U मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसे DU भी लिख सकते थे, D का मतलब भी चेंज होता है, डेल का भी मतलब चेंज होता है। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्क जो है वो म्यूचुअली कन्वर्टिबल हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक बराबर अनुपात को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर देखिए Q जो है ये हीट सप्लाइड है, W जो है ये वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट सप्लाइड, W इज प्रोपोर्शनल टू Q, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो W बाई Q इक्वल्स टू J कॉन्स्टेंट। ओके, J जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट बता रहा है। J इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, the value of J equals to 426.7 मीटर किलोग्राम WD पर किलो कैलोरी। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक जूल का जो वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 426.7 मीटर किलोग्राम होता है पर किलो कैलोरी होता है, KCAL। ओके, यहाँ पर देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी बताया गया है कि देर आर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन टू सेकेंड लॉ, क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि ये बताता है कि टेम्परेचर जो है वो सोर्स से सिंक के तरफ में ट्रांसफ़र ही होता है, और अगर आपको सिंक से सोर्स की तरफ में अगर ट्रांसफ़र करना है तो आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसे कि हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ओके, और केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट भी हमने देख चुका है। केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट क्या बताता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम
अभी तक के ऐसा जनरेट नहीं हुआ जो कि नेट इनपुट जितना लेगा उतना ही नेट आउटपुट आपको वर्क करके देगा। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि फ़ैन ऑन करते हैं तो फ़ैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो क्या करता है, रोटेट होकर के मैकेनिकली उसे क्या करता है, मैकेनिकली वो हमें एयर को ब्लो करता है। जैसे कि अगर हम बाइक की, ऑटोमोबाइल की बात करें तो हम उसमें क्या डालते हैं, पेट्रोल या डीजल डालते हैं, जो कि क्या होता है, केमिकल होता है। और वो केमिकल एनर्जी क्या करता है, ऑटोमोबाइल क्या करता है, उस केमिकल एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। ओके, तो क्या हम जितनी मात्रा का हम केमिकल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स डाल रहे हैं, क्या उतनी ही मात्रा का बराबर वो माइलेज देता है क्या? ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से लॉसेस होते हैं। हम जगह जगह पर हम ब्रेक लगाते हैं, क्लच हम दबाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, जिसके कारण से कि और फ्रिक्शन होता है ना, रोड में फ्रिक्शन होते हैं, ग्राउंड व्हील्स में फ्रिक्शन होते हैं, हर एक एक मूविंग पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होते हैं, जो कि इरिवर्सिबल होता है और जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, अगर मान लिया जाए कि जितना नेट इनपुट दिया जा रहा है उतनी बराबर अगर हमें आउटपुट अगर मिलने लग गया, देन इट विल सेटिस्फाई द सेकंड लॉ या केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को वो सेटिस्फाई करेगा। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, नो सिस्टम हुज वर्किंग फ्लूइड अंडरगोज अ साइकिल कैन रिसीव हीट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स एंड प्रोड्यूस वर्क विदाउट रिजेक्टिंग हीट टू अ लोअर टेम्परेचर सिंक। ओके, देखिए यहाँ पर अब अगला स्टेटमेंट पर आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट सोर्स एंड हीट सिंक। ठीक है, हीट सोर्स और हीट सिंक के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो हीट सोर्स बहुत ही सरल होता है, हिंदी में हम इसे ऊष्मा स्रोत कहते हैं और हीट सिंक को ऊष्मा अभिगम कहते हैं। ओके, हीट सोर्स क्या होता है, जिसका टेम्परेचर हाई होता है और जो हमेशा टेम्परेचर को हीट सिंक की तरफ में फ्लो कराता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हीट सोर्स इज कंसिडर्ड एज अ स्टोरेज और रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी कंटेंट हुज टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम इट। ओके, हीट सिंक के बारे में भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हीट सिंक इज कंसिडर्ड ए रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी कंटेंट हुज टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ ट्रांसफर ऑफ हीट टू इट। ओके, देखिए यहाँ पर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ में जाने के लिए जब भी टेम्परेचर फ्लो होगा सिंक से सोर्स की तरफ, जब भी टेम्परेचर जाएगा तो हमें वहाँ पर रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल करना होगा। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा मशीन है जो कि लो टेम्परेचर से या सिंक से हमेशा सोर्स के तरफ ही टेम्परेचर को फ्लो कराता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे। देखिए, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का जो मूलतः जो सिद्धांत होता है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होता है, वो क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। ओके, देखिए T1 हो गया और ये T2 हो गया। ओके, देखिए डायग्राम ऑफ सोर्स एंड सिंक। यहाँ पर देखिए एरो नहीं बनाया गया है, एरो एक्चुअल में होना चाहिए। अगर ये रेफ्रिजरेटर है तो सिंक से सोर्स की तरफ होना चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब सिंक से टेम्परेचर जो है वो सोर्स की ओर फॉरवर्ड हो रहा है, इस प्रकार से होना चाहिए टेम्परेचर डायरेक्शन। ओके, अगला देखते हैं एनर्जी इन इट्स टाइप्स, ऊर्जा एवं उनके प्रकार। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा इज कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, ऊर्जा एक ऐसा आधार है जिसके कारण से हम कार्य करने के लिए हम समक्ष होते हैं। ठीक है, सक्षम होते हैं। इन अदर वर्ड्स और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, है ना। एनर्जी को यहाँ पर दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला है स्टोर्ड एनर्जी और दूसरा है ट्रांजिशन एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है, जो कि जमा हुआ एनर्जी रहता है, एक समय पर हम उसे स्टोर करके रख देते हैं, चाहे हम बैटरी में रख दें, चाहे हम स्प्रिंग में रख दें, चाहे उस ट्रेन के माध्यम से हम उसे स्टोर करके रख दें, किसी भी तरीके से हम उस ऊर्जा को हम जमा करके एकत्रित करके हम अगर रख पा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोर्ड एनर्जी। यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस में बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी में बी केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ट्रांजिशन एनर्जी, संक्रमण ऊर्जा। ठीक है, संक्रमण ऊर्जा के बारे में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, हीट एंड वर्क आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिशन, these are the only forms in which energy can cross the boundaries of system, neither heat nor work can exit or stored energy। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आपको ट्रांजिशन एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ट्रांजिशन एनर्जी
में देखिए ट्रांजिशन संक्रमण ऊर्जा, तो ये क्या होता है कि एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होता है, करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एनर्जी हम कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए अगले हम टॉपिक पर आते हैं, ये है हीट एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊष्मा एवं ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट में बी डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड विथआउट ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हीट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बताया जा रहा है कि जो हीट जो रहता है, ठीक है, ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है या एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रैवल होती है। तो उसके जो माध्यम जो हैं, उसके जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। 3 तरीकों के बारे में यहाँ पर बेसिकली बताया गया है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तो कंडक्शन के बारे में हम पहले देखते हैं, इसे हम हिंदी में चालन कहते हैं। ओके, तो कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी टू अनदर विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड्स टेक्स प्लेस बाय द कंडक्शन। ओके, तो कंडक्शन में क्या होता है, ये सॉलिड्स में जनरली हीट ट्रांसफर होता है और ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ में ये ट्रांसफ़र होता है। और ये जो ट्रांसफ़र होता है हीट, ये कैसे होता है कि जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विद दी हेल्प ऑफ लैटिस वाइब्रेशन वो वाइब्रेट होते हैं, उनका मीन पोजीशन सेम रहता है और वो वाइब्रेट होकर के हीट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो ये हो गया आपका कंडक्शन। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को देखिए हिंदी में हम कहते हैं संवहन। ओके, कन्वेक्शन जो होता है, देखिए लिखा हुआ है, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड टू अनदर बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स। हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड्स टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन। ओके, तो कन्वेक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फ्लूइड में होता है, तरल पदार्थ या द्रव्य में होता है और एक जगह से दूसरे जगह ये मूव कर पाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं ये जनरली हमें, जैसे उबलता हुआ पानी में हम देख सकते हैं हीट ट्रांसफ़र। ओके, उसमें क्या होता है कि एक लिमिट ऑफ जो फ्रीडम जो रहती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहती है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है, एक सीमित दायरे के अंदर ही रहता है। ओके, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव होकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव होकर के टेम्परेचर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, ये जनरली द्रव्य या फ्लूइड में देखने को मिल सकता है। ओके, थर्ड है रेडिएशन, इसे हम हिंदी में विकिरण कहते हैं। विकिरण देखिए, रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन विथआउट अफेक्टिंग द इंटरवेंटिंग मीडियम। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है ये वैक्यूम में जनरली होता है रेडिएशन के माध्यम से। ये जनरली सौर ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है अर्थ में, ठीक है, सन एनर्जी जो हमें मिलती है अर्थ में, वो बेसिकली रेडिएशन की वजह से ही मिलता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMT वेव्स जो है ये मिडिल या हायर सेकेंडरी लेवल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, और ये EMT वेव्स की खास बात ये होती है कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर बताई गई है। देखिए कंडक्शन के बारे में बताया गया है कि ये हीट ट्रांसफ़र होता है लैटिस वाइब्रेशन के कारण से होता है और ये एनर्जी लॉस होती है जब एक जगह से दूसरे जगह तक के एनर्जी जब ट्रैवल करती है। तो देखिए ये आपका हाथ है, ये बर्नर है, बर्नर से फ्लेम निकल रहा है, हॉट फ्लेम निकल रहा है और ये आयरन का बार है। तो अगर एक सिरा अगर हम हॉट फ्लेम में रखें और दूसरे सिरे को अगर हम कांटेक्ट में टच करें तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हीट लगता है, हॉट लगता है। ओके, और देखिए सिमिलरली जैसे हम पानी को भी उबालते हैं तो नीचे देखिए बर्नर है और ये फ्लेम है और ये सस्पेन में वाटर यहाँ पर पूरा फिलअप है। ठीक है, तो इसमें भी क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ये फ्लेम जो है रेडिएशन के माध्यम से, फिर ये जो सस्पेन है इसमें कंडक्शन होगा और कंडक्शन के बाद में कन्वेक्शन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर भी तीनों प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, फिगर ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। ओके, कन्वेक्शन में देखिए यहाँ पर ये पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में बताया जा रहा है
कि हम क्या कर रहे हैं कि दो अलग अलग ट्यूब हम ले रहे हैं, जिसमें कि एक में हम हॉट और एक में हम कोल्ड फ्लूइड को हम ट्रैवल करवा रहे हैं। तो पहले पैरेलल फ्लो में तो दोनों फ्लूइड का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, ठीक है। और दूसरे में काउंटर फ्लो में क्या है, दोनों जो फ्लूइड हैं उनका जो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, विपरीत है, ठीक है। तो इसमें जब हम रिजल्ट जो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस जब हम निकालेंगे तो ये हम फाइंड आउट करेंगे कि पैरेलल फ्लो का जो इफेक्टिवनेस है, हीट शेयरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, लो है एज कंपेरिजन टू काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब लिक्विड, एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड या एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के बीच में जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक फ्री कन्वेक्शन और एक फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन मतलब जो कि नेचुरली होता है, और एक फोर्स्ड कन्वेक्शन मतलब जो आर्टिफिशियली होता है। जैसे फोर्स्ड कन्वेक्शन, अगर मान लीजिए कि कोई हॉट आयरन है और अगर हम उसे फ़ैन चला करके अगर हम उसे कूल कर रहे हैं या उसे पानी में हम उसे डिप करके कूल कर रहे हैं तो ये किस में आएगा, ये फोर्स्ड कन्वेक्शन में आएगा, ठीक है। और अगर उसे हम नॉर्मली, अगर हम ऑर्डिनरी एयर में अगर हम रख दें उसे, उस हॉट आयरन के पीस को, और एयर के मूवमेंट से वो बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर कूल होता है तो हम उसे फ्री कन्वेक्शन कहेंगे, जिसमें कि किसी भी एक्सटर्नल एजेंट का हाथ नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है उसे कूल करने के लिए, ठीक है। In convection, molecules are free to move in limited space like in boiling water. Okay, share of heat between water molecules by traveling. Flame है, burner है, ठीक है। Radiation, radiation देखिए, heat travels in vacuum space in the form of electromagnetic waves that is perpendicular in direction as sunlight and heat travels in space. Okay, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फिगर ऑफ रेडिएशन है, ये ट्री है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ से अर्थ, सन से जो रेडिएशन जो है देखिए इस प्रकार से आ रही है एम्प्टी वेव्स के माध्यम से, और जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्क एंड इट्स यूनिट के बारे में लिखा हुआ है, कार्य तथा इसकी इकाई। तो वर्क की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन मीटर। वर्क क्या होता है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, ओके। तो वर्क क्या होता है, ये फोर्स का ही एक दूसरा रूप है, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क के बारे में बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्टेंस का, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, और वर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर बताया गया है, ओके। तो आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये सब जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं इन्हें सब आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये सब एग्ज़ाम्स में आते हैं, बहुत ही BBMP टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर जो वर्क एंड इट्स यूनिट जो है, वर्क एंड इट्स यूनिट, यहाँ पर देखिए कार्य तथा इसकी इकाई यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वर्क इज़ डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये इस पॉइंट को हमने देख लिया है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और सेंसिबल हीट, ओके। हिंदी में लिखा हुआ आंतरिक गति ऊर्जा या सेंसिबल ऊष्मा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ चेंज्ड विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, इट इज़ नोन एज सेंसिबल हीट, ओके। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी या सेंसिबल हीट के बारे में बताया जा रहा है। सेंसिबल हीट एक ऐसी तापमान होता है जो कि केवल हीट करने का काम करता है, ना कि उसका फेस को चेंज करने के लिए। जैसे दो यहाँ पर होते हैं हीट, आप सेंसिबल हीट और एक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फेस को चेंज करने के लिए, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, ओके, जो कि एक फॉर्म से, एक स्टेट से या एक फेस से दूसरे फेस में कन्वर्ट करता है, ओके। और एक जो होता है सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट क्या करता है, ओनली हीट करता है। जैसे 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 80 डिग्री सेल्सियस, 90 से 99 डिग्री सेल्सियस। बट 99 से जो 100 वाला जो रहेगा वो किस में आ जाएगा, लेटेंट हीट में आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बीच में डिफरेंस। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ओके। जो एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है मॉलिक्यूल्स के मोशन के द्वारा उसे हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हम बोलेंगे। इट इज़ चेंज्ड विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके। ये बदल जाता है तापमान के बदलने से, और इसे हीट एनर्जी और इसे
सेंसिबल हीट भी कहा जाता है। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और लेटेंट हीट, ये आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज रिलेटेड टू द चेंज ऑफ पोजीशन विच इज ऑफनली कॉल्ड एज लेटेंट हीट। ओके, तो लेटेंट हीट क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में आप एनर्जी को फेस जब चेंज हो रहा है किसी भी मटेरियल का, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, जैसे बर्फ़ से पानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। ओके, और अगर मान लीजिए लिक्विड से, ठीक है, वाटर से अगर आइस बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट कूलिंग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, लेटेंट कूलिंग कहेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर वाटर है, वन ग्लास ऑफ वाटर है और उसका तापमान जो है वो रूम टेम्परेचर मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और उसे जब हम फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, फ्रिज में रख देते हैं तो उसका जो तापमान है वो बिल्कुल चिल्ड होकर के हो जाता है 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या कहलाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस जो हो रहा है ये क्या कहलाएगा, सेंसिबल कूलिंग कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम उसी फ्रिज के उस 1 ग्लास ऑफ वाटर को अगर हम बाहर निकाल के रख दें 7 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, फिर से वापस जब चला जाएगा तब तो हम उसे क्या कहेंगे, सेंसिबल हीटिंग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फेस चेंज नहीं हो रहा है, सिंपली बस वो उसकी इंटरनल जो टेम्परेचर है वो बस चेंज हो रहा है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीटिंग कहेंगे, सेंसिबल कूलिंग कहेंगे। जब कूल हो रहा है तो कूलिंग, और जब हीट हो रहा है तो हम हीटिंग कहेंगे। ओके, लेटेंट हीट में क्या होता है, फेस चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉयल हो जाता है, या लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, लेटेंट कूलिंग हो जाता है। ओके, फ्लो एनर्जी के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्लो एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द फ्लो फिनोमिना एंड रिप्रेजेंट्स द वर्क नेसेसरी टू एडवांस अ फ्लूइड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्रेशर। इट इज इक्वल टू P into V, where P equals to pressure and V equals to volume per kg। ओके, तो देखिए यहाँ पर फ्लो एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है एक फिनोमिना है जो कि फ्लूइड के प्रेशर से रिलेटेड है। देखिए P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसके माध्यम से हम फ्लो एनर्जी को डिफाइन कर पाएंगे, और इसका जो यूनिट जो है वो क्या है, प्रेशर का पर केजी। ठीक है, पर केजी होगा। ओके, ये हो गया आपका फ्लो एनर्जी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डिस्टिंग्विश वर्क डेवलपिंग सिस्टम एंड वर्क एब्जॉर्बिंग सिस्टम। अंतर बताइए कार्य विकास निकाय और कार्य एब्जॉर्बिंग निकाय में। ठीक है, पहला है वर्क डेवलपिंग सिस्टम, कार्य विकास निकाय। ऑल टाइप्स ऑफ हीट इंजन विच यूज हीट एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल पावर और मैकेनिकल एनर्जी आर नोन एज वर्क डेवलपिंग सिस्टम। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश बताया जा रहा है, अंतर बताने के लिए बोला जा रहा है कि आपको अंतर बताना है कि वर्क एक डेवलप हो रहा है और दूसरा वर्क एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हीट इंजन जो है वो हीट इंजन क्या कर रहा है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल पावर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हीट इंजन क्या हो रहा है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर बॉयलर में देखेंगे जो हॉट जो स्टीम रहता है वो टरबाइन में क्या करता है, मैकेनिकल पावर जनरेट करता है। वर्क एब्जॉर्बिंग सिस्टम, कार्य एब्जॉर्बिंग निकाय, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द मशीन विच रन्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी आर नोन एज वर्क एब्जॉर्बिंग सिस्टम। एग्जाम्पल एयर कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, वाटर पंप, पीटीसी। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल वर्क एब्जॉर्बिंग में क्या होता है, जो कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी पर आधारित है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्क एब्जॉर्बिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे वर्क एब्जॉर्बिंग सिस्टम का देखिए उदाहरण जो है वो है एयर कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, वाटर पंप, पीटीसी। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।